जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रत्नों को धारण करने के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिन बातों को हमें भली भांति जान लेना चाहिए, ऐसी बातों की हम आज चर्चा करेंगे। कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न कारक होता है अथवा कौन से रत्न के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव होता है, इस बारे में पिछले पाठ के अंदर आप लोग भली भांति समझ चुके हैं। तो आज हम समझेंगे कि जातक को अथवा जातिका को कौन से रत्न धारण करने चाहिए, किस परिस्थिति में धारण करने चाहिए, राहु केतु के रत्नों के संबंध में क्या क्या बातें ध्यान में रखने जैसी हैं। इन सभी बातों को क्रमशः हम समझ करके अपने जीवन में रत्नों से संबंधित बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं रत्नों के बारे में परत दर परत अनेक महत्वपूर्ण बातें। इस संबंध में जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो ये कि जातक अथवा जातिका को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे या प्रारंभिक स्तर पर हमारे को हमारी कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रहों के ही रत्न धारण करने चाहिए। सेकंड नंबर में जो हमारे केंद्र के भाव हैं, केंद्र के जो स्वामी हैं, उनके रत्न धारण किए जा सकते हैं। और त्रिकोण के जो भाव हैं, त्रिकोण के भावों के अधिपति अर्थात त्रिकोण के जो स्वामी हैं, उन ग्रहों के रत्न हम धारण कर सकते हैं। तो इनके अतिरिक्त कुछ और ग्रहों से संबंधित जो रत्न होते हैं वो लंबे समय के लिए तो नहीं धारण किए जा सकते, किंतु कई बार हमारे जीवन में उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और हमारी कुंडली के अंदर ऐसे ग्रह किसी विशेष भूमिका को निभाने वाली जिम्मेदारी के अंदर पड़े हुए हों, अर्थात हमारी कुंडली के किसी विशेष भाव के साथ में उनका संबंध हो, तो ऐसे ग्रहों के रत्न भी हम लोग कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं। तो आपको अपने जीवन में धन को लेकर के, विशेष रूप से धन की सेविंग्स को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, आपको परिवार से संबंधित कोई परेशानी परेशान कर रही हो और यहाँ का जो अधिपति ग्रह है अगर वो कमजोर अवस्था में हो, तो आप दूसरे भाव के स्वामी का रत्न भी धारण कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखना है, जिस समय उसकी दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उसी समय इसका रत्न धारण करना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे 11वें भाव का अधिपति है, चूंकि 11वां भाव लाभ का भाव है, दूसरा भाव धन का भाव है, यहाँ से हमारी आमदनी होती है और यहाँ से हमारी सेविंग्स आती है, हमारा जो संचित धन है उसको देखा जाता है। तो आपको अगर आपके कारोबार से संबंधित आमदनी को लेकर के परेशानी हो रही हो, आपको लाभ से संबंधित परेशानी हो रही हो और ये भाव जैसे हमारे मित्र समूह का भाव है, हमारे बड़े भाई बहनों का भाव है, अगर उनसे किसी प्रकार की आमदनी में रुकावट फेस करनी पड़ रही हो या उनसे हमारी आमदनी किसी प्रकार प्रभावित हो रही हो और इस भाव का जो अधिपति ग्रह है वो कमजोर अवस्था में हो या इस भाव का जो कारक ग्रह है वो बेहतर स्थिति के अंदर हो, इन सब चीजों को देखने के बाद आप इस 11वें भाव का रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। और कुछ समय के लिए कहने का तात्पर्य वही हुआ कि जिस समय इसकी दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ऐसे समय में उसका रत्न हम धारण करके अपेक्षित लाभ उठा सकते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि हमारे को कोई भी रत्न कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे कुंडली का योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह अगर अच्छी स्थिति के अंदर है और हमारे को लाभ देने की स्थिति के अंदर है, तो योग कारक ग्रह का
रत्न आप ताउम्र धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार केंद्र और त्रिकोण के अधिपति ग्रहों के रत्न भी आप ताउम्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपका योग कारक ग्रह जिस भी स्थिति के अंदर होगा आपके लिए हमेशा वो सकारात्मक रिजल्ट देने वाला होगा। और केंद्र तथा त्रिकोण के जो अधिपति ग्रह हैं ये भी आपके लिए प्राय करके सकारात्मक रिजल्ट ही दिया करते हैं। तो इनके रत्न आप जीवन भर के लिए धारण कर सकते हैं, या फिर जिस समय इनकी महादशा चले, अंतरदशा चले या प्रत्यंतर दशा चले उस समय आप इनके रत्न धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न होता है कि एक साथ में हमें कितने रत्न धारण करने चाहिए, या एक साथ कितने रत्नों को धारण किया जा सकता है। इस संबंध में कहना चाहूंगा कि एक साथ में मान लीजिए जैसे योग कारक ग्रह है, केंद्र और त्रिकोण का अधिपति ग्रह है, यह ग्रह अगर अलग अलग हैं तो उन ग्रहों के रत्न हम धारण कर सकते हैं, किंतु हमारे को ध्यान में रखना होगा उन ग्रहों का जो नेचर है अगर आपस में उनका नेचर मिलता होगा, अर्थात आपस में वो ग्रह मित्र ग्रह होंगे तो उनके रत्न आप धारण कर सकते हैं। किंतु अगर आपस में वो शत्रु ग्रह हैं, विपरीत नेचर वाले हैं, तो विपरीत नेचर वाले ग्रहों के रत्न एक साथ में धारण करने से परहेज करना चाहिए। करना हो तो जिस समय जिसकी दशा अंतरदशा चले उस समय उसको धारण कर लें और दूसरे को निकाल दें। तो मुख्य रूप से हमारे को ध्यान में यही रखना है कि जो हमारी कुंडली के अंदर सकारात्मक रिजल्ट देने वाला ग्रह है उसका रत्न हम धारण कर सकते हैं, और उसका रत्न हमारे लिए तभी सार्थक होगा जिस समय उसकी महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो। ऐसी स्थिति के अंदर वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम होगा। इसके साथ साथ एक बात हमारे को प्रमुख रूप से ये भी ध्यान में रख लेनी चाहिए कि जितने भी रत्न हैं ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इनका संबंध पृथ्वी तत्व के साथ में है। तो आपकी कुंडली के अंदर आपका योग कारक ग्रह जिस भाव से संबंधित हो, आपके केंद्र और त्रिकोण के अधिपति ग्रह जिन भावों से संबंधित हैं, उन भावों में अगर कोई पृथ्वी तत्व की राशि है तो पृथ्वी तत्व की राशि वाला जो ग्रह है उस ग्रह के रत्न धारण करने में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। किंतु अगर वो पृथ्वी तत्व की राशि वहां पर न हो, या पृथ्वी तत्व की राशि के साथ में उस ग्रह का संबंध अगर नकारात्मक हो तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को वो रत्न बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि हमारे को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एकमात्र रत्न के ऊपर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। महापुरुषों ने कभी नहीं कहा कि केवल रत्न धारण करने से ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दरअसल रत्नों के प्रति लोगों में जो आम तौर पर जो आकर्षण है उसका प्रमुख कारण जो मुझे समझ में आता है, रत्न एक तो आसानी से उपलब्ध होते हैं, दिखाई देते हैं, और चूंकि थोड़े महंगे होते हैं, महंगे होने के नाते जब आप कई हजार रुपए खर्च करके किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो मानसिक रूप से आपके भीतर में एक भावना पैदा होती है कि इतना महंगा रत्न मैंने धारण किया है तो निसंदेह ये रत्न मेरे लिए अच्छा रिजल्ट देगा। किंतु ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। एक तो रत्नों की प्रामाणिकता वो संदिग्ध है। कोई भी रत्न कितना असली है कितना नहीं है इस बारे में जांचना ये भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। और दूसरी बात, जिस भी ग्रह का रत्न आप धारण करेंगे तो वो रत्न आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, किसी स्तर पर आकर के वो आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट देगा, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जाकर के आपके लिए वो नकारात्मक रिजल्ट भी देगा। इसको समझने के लिए ठीक ऐसा ही परिणाम रत्नों का होता है जैसे एलोपैथिक दवाई का। एलोपैथिक दवाई आपकी बीमारी को ठीक करती है तो साथ साथ वो कहीं ना कहीं जाकर के
आपके लिए रिएक्शन भी कर देती है। तो एक बीमारी को ठीक करने के लिए आप दवाई खाते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी आपको फेस करना पड़ता है, और उस रिएक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर फिर दूसरी दवाई आपको देते हैं। तो रत्नों के संबंध में भी इस बात को हमारे को समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये रत्न आपके लिए अच्छा काम करेंगे, अर्थात आपके भलाई में, आपके लाभ में, आपके सकारात्मक रिजल्ट में ये अपना योगदान देंगे। तो साथ ही साथ इनका कुछ रिएक्शन भी होगा, इनका कुछ नकारात्मक परिणाम भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो रत्न धारण करने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा और लाभ के साथ साथ कहीं ना कहीं नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। इस बात को हमें अंतर से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए एकांत रूप से रत्न की तरफ ही हमारे को न जा करके रत्नों के साथ साथ यंत्रों का उपयोग हम कर सकते हैं, जड़ी बूटियों का उपयोग हम कर सकते हैं, और उसके साथ में किसी भी ग्रह को सकारात्मक करने के लिए या किसी भी ग्रह का अपेक्षित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो आपको कर लेना चाहिए। कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर सकारात्मक है, उसके गुणों को अपना लीजिए, उसके गुणों को, उसके पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आपका वो ग्रह वैसे ही सक्रिय हो जाएगा और उसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और जो ग्रह आपके लिए नकारात्मक है, ऐसे नकारात्मक ग्रह से संबंधित जो कारक तत्व है, उस व्यक्ति के साथ में अपने रिलेशन अच्छे कीजिए। उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित चीजें डोनेट करना शुरू कीजिए, भेंट देना शुरू कर लीजिए। आपका वो ग्रह अच्छा हो जाएगा तो उसके बुरे परिणाम भी आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो प्रमुख रूप से तो हमारे को अपनी आदतों के अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपनी सोच के अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है, और ये सब करने के बाद आप रत्न धारण करते हैं तो उससे और ज्यादा अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकेगा। यंत्र धारण करते हैं तो उससे भी अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकेगा। और इन सब के साथ में उस ग्रह से संबंधित जो मंत्र है उसका जाप पाठ वो हमेशा जातक जातिका को अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, मैं अकारक ग्रहों की चर्चा कर चुका हूँ, बाधक ग्रहों की चर्चा भी कर चुका हूँ, और हमारी कुंडली के अंदर मारक ग्रह भी माने गए हैं। सामान्य रूप से जो 8वें भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, और साथ में 7वें भाव का स्वामी, द्वितीयेश, तृतीयेश, सप्तमेश और अष्टमेश, इन 4 भावों के स्वामी ग्रह किसी न किसी रूप में मारक भी होते हैं। तो जो हमारे अकारक ग्रह हैं, बाधक ग्रह हैं, मारक ग्रह हैं, इन ग्रहों के रत्न सामान्यतया जातक को धारण नहीं करने चाहिए। अगर करना पड़े तो पहली बात, अगर ये ग्रह सौम्य हैं तो सौम्य ग्रह के रत्न आप धारण कर सकते हैं, किंतु इनको परमानेंट रूप से धारण नहीं करना चाहिए। जिस समय इनकी दशा अंतर्दशा आए उस समय, और जब इनकी जरूरत ज्यादा महसूस हो, उनसे संबंधित कार्य हमारे रुक रहे हों, उनसे संबंधित कार्यों की सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो टेम्परेरी रूप से अर्थात कुछ समय के लिए इन ग्रहों के रत्न आप धारण कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखें, जैसे ही काम हो जाए या जैसे वक्त पूरा हो जाए उन रत्नों को उतार देना चाहिए। हमेशा के लिए ऐसे ग्रहों के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि योग कारक ग्रह के रत्न आप धारण कर सकते हैं, किंतु बहुत बार आप लोगों ने देखा है एक ही ग्रह हमारी कुंडली के अंदर योग कारक भी होता है और बाधक भी होता है। इस कंडीशन में क्या करें? तो उसका उत्तर है योग कारक और बाधक ग्रह एक ही हो, और अगर वो ग्रह सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह में गुरु, चंद्र, शुक्र और बुध आ जाते हैं, और इनमें से जो चंद्रमा है, चंद्रमा अगर बलि चंद्रमा हो, चंद्रमा जब बलि हो तब उसकी सौम्यता प्रमुख रूप से मानी जाती है। जब क्षीण चंद्रमा हो जाए तब उसकी सौम्यता घट जाती है। प्राय करके कृष्ण पक्ष की पंचमी षष्ठी से लेकर के शुक्ल पक्ष की
पंचमी षष्ठी तक का जो चंद्रमा होता है यह क्षीण चंद्रमा कहलाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी षष्ठी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी षष्ठी तक का जो चंद्रमा होता है वो बलि चंद्रमा कहलाता है। तो जो बलि चंद्रमा है वो सौम्य ग्रह हुआ, गुरु सौम्य ग्रह हुआ, बुध और शुक्र भी सौम्य ग्रह हो गए। आपका योग कारक प्लस बाधक ग्रह अगर सौम्य ग्रह है उसका रत्न आप बेझिझक होकर के धारण कर सकते हैं। किंतु अगर ये सौम्य ग्रह न हो, दूसरा ग्रह हो, तो उसका रत्न बहुत आवश्यक हो तब आपको धारण करना चाहिए, अन्यथा उसको छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार हमारा योग कारक ग्रह छठे घर में जाकर के बैठ जाए, आठवें घर में जाकर के बैठ जाए या फिर 12वें घर में जाकर के बैठ जाए, योग कारक ग्रह की स्थिति इन तीनों घरों के साथ में हो तब भी आप इनके रत्न धारण कर सकते हैं। शर्त वही है जिस समय उनकी दशा अंतर्दशा चले उस समय धारण करें और बाद में उसको उतार करके रख दें। कौन कौन से ग्रहों के रत्न हमें धारण नहीं करने चाहिए इस संबंध में कहें तो छठे घर के स्वामी का, 8वें घर के स्वामी का और 12वें घर के स्वामी का रत्न सामान्य रूप से धारण नहीं किया जाता। आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का है उसका रत्न भी धारण नहीं किया जाता, और आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च का है उसका रत्न भी प्राय करके धारण नहीं किया जाता। नीच का ग्रह किसी कंडीशन में हो, आपके लिए सकारात्मक हो और आवश्यकता हो, आपकी कुंडली को देख करके उसका निर्णय किया जाएगा कि उसका रत्न धारण करना चाहिए अथवा नहीं चाहिए। सामान्य रूप से नीचस्थ ग्रह का भी रत्न धारण नहीं किया जाता है, किंतु हमारी कुंडली के अंदर इस प्रकार की जरूरत हो तब जाकर के उसका रत्न धारण किया जा सकता है। सामान्य रूप से 6, 8, 12 के स्वामी का रत्न, नीचस्थ ग्रह का रत्न और उच्चस्थ ग्रह का रत्न धारण न करना ही अच्छा होता है। इस बात का भी हमें बोध रखना चाहिए, जैसे मैंने कहा विपरीत स्वभाव के जो ग्रह हैं उनके रत्न एक साथ आपको धारण नहीं करने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य रोशनी है और शनि अंधेरा है, दोनों विपरीत स्वभाव के हो गए, तो सूर्य और शनि का रत्न आप एक साथ धारण न करें। उसी प्रकार बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है एक देव गुरु है, तो दोनों के स्वभाव में अंतर है, तो शुक्र और गुरु का रत्न भी एक साथ आपको धारण नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार सूर्य और शुक्र भी आपस में शत्रु हैं, इन दोनों के रत्न भी आपको एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं, विपरीत स्वभाव वाले ग्रहों के दोनों ग्रहों के रत्न एक साथ धारण करने से बचना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि 9 ग्रहों में से शनि और बुध, इन दोनों ग्रहों को नपुंसक ग्रह कह करके पुकारा गया है। तो अगर आप किसी पैदाइश के लिए, मान लीजिए किसी की संतान नहीं हो रही है और उसके लिए आप कोई रत्न धारण करने की सोचते हैं, या किसी प्रकार की उत्पत्ति के लिए कोई रत्न धारण करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी प्रकार के प्रोडक्शन के लिए आप कोई रत्न धारण करने की सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां पर शनि और बुध का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह प्रोडक्शन को रोकने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह उत्पत्ति को रोकने वाले, अनुत्पत्ति के कारक ग्रह हैं। किसी भी प्रकार की उत्पत्ति के संबंध में इन दोनों ग्रहों का रत्न अगर धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको निराश होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं राहु और केतु के संबंध में। राहु और केतु का जो नेचर है उसको देखते हुए सामान्य रूप से राहु केतु के रत्न को धारण करने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि इन दोनों का करैक्टर ही ऐसा है। ये दोनों के दोनों ग्रह कहीं ना कहीं जाकर के आपके भीतर में असंतोष पैदा करने वाले, आपके भीतर में स्वार्थ की भावना पैदा करने वाले, आपके भीतर में एक प्रकार की संकीर्णता को जन्म देने वाले ग्रह हो जाते हैं।
तो इन दोनों ग्रहों के रत्नों को धारण करने से पहले बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व तो इतना गंभीर होना चाहिए, मेडिटेशन इत्यादि के द्वारा आप अपने ऊपर अनुशासन रखने में अगर सक्षम हैं, अपने आवेग के ऊपर, अपने आवेश के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर अगर आप पूरी तरह से कंट्रोल रखने में सक्षम हैं, तब आप राहु केतु का रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा इनको छोड़ देना ही अच्छा होता है। फिर भी किसी को धारण करना हो तो राहु केतु के रत्न तभी धारण करने चाहिए जब राहु केतु आपके कुंडली के अंदर केंद्र के भाव में विराजमान हो, चारों के चारों केंद्र के भाव में राहु केतु हो, तब जाकर के आप उनके रत्न धारण कर सकते हैं। किंतु अभी हमेशा नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक आप इनके रत्न धारण कर लें और उसके बाद उतार दें। अर्थात वर्ष में केवल 4 महीने आप उनके रत्न धारण कर सकते हैं और 4 महीने के बाद आप उसको उतार दें। अन्यथा उन रत्नों के कारण आपके भीतर में राहु और केतु के जो गुण हैं वो बढ़ने लग जाएंगे और उन गुणों के बढ़ने के कारण आप परिवार से कट सकते हैं, आप बहुत स्वार्थी हो सकते हैं, आप दूसरे के साथ में चीटिंग करने वाले हो सकते हैं और आप भीतर से इतने असंतुष्ट हो सकते हैं। सब कुछ पा करके भी खुशी न मिले, सब कुछ पा करके भी आपको सुख न मिले, इस प्रकार की स्थिति आपके साथ में हो सकती है। तो राहु केतु के रत्नों से जहां तक हो सके बचना ही बेहतर होता है। मात्र एक कंडीशन ऐसी है आपकी कुंडली के अंदर, अगर गुरु और राहु युति में हो, अर्थात एक ही भाव में गुरु और राहु हो, जिसको गुरु चंडाल योग भी कह करके पुकारा जाता है, इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो, तब आप केतु का रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा राहु केतु के जो रत्न हैं उनसे परहेज करने में ही भलाई होती है। एक और महत्वपूर्ण बात इस संबंध में बताएं, आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह षडाष्टक योग में है अथवा द्विद्वादश योग में है, ऐसे ग्रहों के रत्न एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। या फिर षडाष्टक ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही हो या द्विद्वादश ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, उस समय भी आप उनके रत्न धारण न करें। षडाष्टक योग का मतलब है कि कुंडली के अंदर एक ग्रह जहां बैठा हुआ है, मान लीजिए यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है और यहां पर कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, यहां से हम गिनेंगे तो 6 आ जाएगा और यहां से गिनेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ षडाष्टक। एक ग्रह से दूसरा ग्रह छठे स्थान में और दूसरे ग्रह से पहला ग्रह 8वें स्थान में हो, तो उन दोनों के दोनों ग्रहों के अंतर्दशा महादशा चल रही हो तो उनके रत्न धारण नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार द्विर्द्वादश योग, द्विर्द्वादश योग का मतलब हुआ कि एक ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है और एक ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, अर्थात कुंडली के अंदर अगल बगल वाले भाव में वो ग्रह बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आप गिनोगे तो दूसरे नंबर पे ये वाला ग्रह आ जाएगा और यहाँ से जब आप गिनोगे तो ये 12वें नंबर पे ये वाला ग्रह आ जाएगा। तो इसको कहेंगे द्विर्द्वादश योग। एक ग्रह उससे दूसरे भाव में और दूसरा ग्रह उससे 12वें भाव में। तो ये दोनों के दोनों जो कॉम्बिनेशन हैं ये नकारात्मक होते हैं, षडाष्टक योग और द्विर्द्वादश योग। तो षडाष्टक योग वाले ग्रहों की दशा चल रही हो अथवा द्विर्द्वादश योग वाले ग्रहों की दशा चल रही हो तो उस समय उनके रत्नों को धारण न करना ही उचित होता है, अन्यथा कहीं न कहीं हमारे को निराश होना पड़ता है। अब बात करते हैं कि रत्नों को धारण कैसे करना चाहिए। तो इस संबंध में बताना चाहूंगा कि गोमूत्र के अंदर 40 दिन तक रत्न को धो करके, साफ करके या गोमूत्र में डुबो करके रख करके रत्न को शुद्ध किया जाता है। प्राचीन पद्धति यही है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, किंतु अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गाय का दूध ले लें, गुलाब जल ले लें, गंगा जल ले लें और उसके अंदर उस रत्न को डुबो करके, उससे साफ करके, क्लीन करके उस रत्न को पवित्र कर लें और उसके बाद उस ग्रह से संबंधित मंत्र का
पाठ करें, उस ग्रह के स्वामी देवता की पूजा करें और वहाँ पर प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं। उस मंत्र का पाठ करके उनकी पूजा अर्चना करके और थोड़ा सा प्रसाद आसपास में बांट करके फिर आप उस रत्न को धारण कर सकते हैं। जिस भी रत्न को धारण करें उसके मंत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। जितनी अटैचमेंट के साथ में, जितने हार्दिक भावना के साथ में आप उस मंत्र का जाप करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको उस रत्न से प्राप्त हो सकेगा। तो ये था आज का हमारा विषय। रत्नों के संबंध में जो जो बातें महत्वपूर्ण थी वो बातें आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त कोई बात आपके भीतर में हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखते ही हैं और उनके उत्तर समय समय पर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता ही हूं। कोई और प्रश्न आपके मन में हो तो आप अवश्य उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। यथा समय में उसका उत्तर आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करूंगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है सुमन सिंह जी का। उन्होंने पूछा है उपरत्नों के बारे में बताएं कि उपरत्न कितने प्रभावी होते हैं और उनका असर जातक अथवा जातिका को कैसा प्राप्त होता है। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि रत्नों की प्रामाणिकता ही जब संदिग्ध है तो उपरत्नों की प्रामाणिकता तो निश्चित ही संदिग्ध होगी। बेहतर होगा उपरत्नों की तरफ जाने की अपेक्षा हम जड़ी बूटी की तरफ जाएं, यंत्र की तरफ जाएं या अन्य किसी उपाय से अपने ग्रह का हम लोग उपाय करें। उपरत्नों की ओर जाने के बारे में बहुत ज्यादा विचार न करना ही उचित है। अगला प्रश्न है खेमराज जैशी जी का। उन्होंने पूछा है कि हमारे को धन की जरूरत होती है तो ये बताएं धन हमारे को कौन सी दिशा से प्राप्त होगा, किसके माध्यम से प्राप्त होगा और किसकी दशा में प्राप्त होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हमारी कुंडली के अंदर धन का भाव, ये वाला दूसरा भाव धन का भाव है, ये वाला भाव लाभ का भाव है। लाभ होगा तब जाकर के आपके पास धन रुकेगा। ये वाला भाव अच्छा होगा तो आपका लाभ अच्छा होगा और ये वाला भाव अच्छा होगा तो आपके पास धन टिक पाएगा, रुक पाएगा, आपकी सेविंग्स अच्छी हो सकेगी। तो इस भाव का स्वामी जिस दिशा में बैठा हुआ है उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए, वहां से आपको धन लाभ हो सकेगा। इस भाव का स्वामी जिन ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है वो ग्रह जिस दिशा के कारक ग्रह हैं, जिस दिशा से संबंधित ग्रह हैं, उन ग्रहों के अनुसार दिशा निर्धारित करें। और ये जो धन भाव का स्वामी है, जिस ग्रह के साथ में जिस भाव में जाकर के बैठा हुआ है उस भाव का जो व्यक्ति है उसी व्यक्ति के माध्यम से आपके पास धन आगमन का रास्ता खुलेगा। और इस भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। उस समय आपको अपेक्षित धन प्राप्ति हो सकेगी, किंतु उसके साथ बता दें कि धन योग जैसा आपकी कुंडली में होगा वैसा ही धन का रिजल्ट आपको अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो सकेगा। अगला प्रश्न संजय वाच जी का है। वो पूछते हैं तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के हमारा योग कारक ग्रह बैठ जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि योग कारक ग्रह प्राय करके अच्छा ही रिजल्ट देता है, वो चाहे जहां भी जाकर के बैठ जाए। फर्क केवल इतना है, अगर तीसरे भाव में जाकर के बैठेगा आपको अच्छा परिश्रम करना चाहिए, अच्छा परिश्रम करेंगे तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। छठे भाव में जाकर के बैठ जाए तो छठा भाव चैलेंज का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, रुकावट का भाव है। आप ऐसा काम करें जिससे दूसरे की रुकावटें दूर हों, आप प्रतियोगिता के अंदर सम्मिलित हों, चैलेंज स्वीकार करें, ऐसे फील्ड के अंदर जाएं जहां पर इस प्रकार की बातें हो तो आपको वहां से लाभ प्राप्त होगा। 8वां भाव सीक्रेट का भाव है, हाई प्रॉफिट का भाव है। आप ऐसे गुप्त क्षेत्र तलाश करें जहां पर जो काम होता है वो गुप्त रूप से किया जाता है। अकल्टिज्म का काम हुआ, गुह्य विद्या का काम हुआ, सीक्रेटिव क्षेत्र का जो काम हुआ वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। और 12वां भाव खर्चे का भाव है, आप निवेश के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अर्थात अगर आपका योग कारक ग्रह जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आप उसके तत्व को देखें और उस तत्व से संबंधित चीजों में आप खर्च करें और ऐसा खर्च करें कि वहां से आपको पुनः लाभ प्राप्त हो सके। तो योग कारक ग्रह कहीं ना कहीं लाभ ही देता है, बस उसका मोड़ समझने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा है विजय कुमार भट्ट जी ने। वो पूछते हैं मकर लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे भाव में अगर विष योग बन जाए तो उसका कैसा परिणाम होगा। तो देखिए, मकर लग्न की कुंडली होने का अर्थ हुआ कि लग्नेश शनि है, तो लग्नेश होने के कारण शनि बहुत बुरा परिणाम आपको नहीं देगा। और मकर लग्न की कुंडली के अंदर चंद्रमा 7वें भाव का कारक होगा, तो 7वें भाव का कारक होकर के या सप्तमेश होकर के अगर दूसरे भाव में वो शनि के साथ बैठ करके विषयोग बना रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर लग्नेश है तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। फिर भी विषयोग की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है उसका प्रभाव तो आपको अपने लाइफ के अंदर फेस करना पड़ेगा ही। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन से और कुटुंब भाव से, परिवार से संबंधित जो इमोशनली प्रॉब्लम है उनको फेस करना पड़ सकता है। तो ये था जी आज का विषय, रत्नों को कैसे धारण करना चाहिए और क्या क्या उसकी कंडीशन से हैं उस संबंध में। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के रास्ते पर स्वयं को चलाते रहें। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर